बाजार में लगातार चौथे दिन कमजोरी। इंट्राडे में निफ्टी 16,000 के नीचे फिसला, लेकिन निचले स्तर से अच्छी रिकवरी दिखी। बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद। रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगातार 8वें दिन गिरावट। आज ट्रेडिंग सेशन में करीब 15% टूटा शेयर, 2,450 रुपए के करीब दाम। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में जोरदार तेजी। एनजीएल, आईजीएल, गेल, गुजरात गैस 2 से 6% तक चढ़े। सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए यूनिफॉर्म प्राइस को दी मंजूरी। ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर। कल आएंगे टाटा मोटर्स और एलएनटी के नतीजे। टाटा मोटर्स की आय 8% घटने के आसार, लेकिन घाटे से मुनाफे में आ सकती है कंपनी। एलएनटी की आमदनी 13% बढ़ने का अनुमान। पेंट इंडस्ट्री को मजबूत डिमांड का भरोसा। हमसे खास बातचीत में एशियन पेंट्स के एमडी और सीईओ अमित सिंगले ने कहा, आगे भी डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी जारी। कंसाई नेरोलेक पेंट्स के अनुज जैन बोले, डिमांड पूरी करने के लिए जरूरी निवेश करेंगे। आज से खुला डिलीवरी का आईपीओ, पहले दिन 21% भरा। हमसे खास बातचीत में कंपनी के ईडी संदीप बरसिया ने कहा, अगले 5 साल पूरा फोकस ग्रोथ पर। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है कंपनी। और प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी आईपीओ का आज दूसरा दिन, अब तक इशू करीब 50% भरा। आज से खुला वीनस पाइप्स का भी आईपीओ, 165 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। दिन भर के बाजार का हाल आपको बताएंगे, क्योंकि काफी वॉलेटाइल सेशन आज रहा। 16,000 के नीचे निफ्टी पहुंचा, उसके बाद एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। कितनी सस्टेनेबल है ये, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। कल कई बड़ी कंपनियों के नतीजे भी आने वाले हैं, नतीजों का सिलसिला चल रहा है। चौथी तिमाही फोकस में है, आपको देंगे एक प्रीव्यू। साथ ही साथ कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए दमदार कॉल्स भी एक्सपर्ट से पूछेंगे आज। आज लगातार चौथे दिन भी बाजार में हमने बिकवाली हावी होते हुए देखी। दिन भर के कारोबार के बाद निफ्टी 73 अंक लुढ़ककर 16,200 के नीचे बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में भी 275 अंकों की गिरावट देखने को मिली। आज दिन भर बाजार में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए चलेंगे मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद के पास। देखिए, आज मार्केट्स में पहले आपने शुरुआत तो ओपनिंग में तो पॉजिटिविटी के साथ की थी। एक वक्त पे लग रहा था शायद 16,400 तरफ वी वर हेडेड, लेकिन उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आया। बाजार में वो बाइंग कॉन्फिडेंस ही नहीं था, जिसके चलते हमने देखा कि बाजार पर दिन भर प्रेशर हावी रहा और 16,200 के भी नीचे आप क्लोज हुए हैं। निफ्टी पर आप देखें तो 16,200 के पास की क्लोजिंग के साथ एंटिसिपेशन थी, लेकिन फिलहाल 16,000 अब बड़ा एक सपोर्ट होगा, जिसे बाजार को ज़रूर बचा कर रखना है बिफोर गेटिंग इनटू अ बियर जोन। आज क्लियरली कुछ पॉकेट्स थी जहां पर आपको बाइंग सिग्नल स्ट्रेंथ सस्टेन दिन भर से रहे। उसमें एक बड़ा सेगमेंट था गैस काउंटर्स। जितनी भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनके लिए यूनिफॉर्म गैस प्राइसिंग होंगे, उसके चलते हमने देखा सारे काउंटर्स में एक बाइंग का बाउट रहा। उसके अलावा केमिकल, फर्टिलाइजर, एग्री, ये थीम बाजार पर हावी रही, जहां पर आपने लॉन्ग्स बनते हुए देखे। लेकिन उसके अलावा आपको आईटी फिर से आज वीक दिखाई दिया। एक टेक्निकल बाउंस बैक कल आया था, एंटिसिपेशन थी कि शायद हम मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी में भी बाइंग देखने को मिली, लेकिन उस तरह की कोई रिलीफ यहाँ नहीं देखी। इनफैक्ट वहाँ पर भी पिटाई हुई। रिलायंस ड्रैगर था। ऑयल पैक में हालांकि आपको ओएनजीसी और कुछ सिलेक्टेड काउंटर्स में तेज़ी देखने को मिली, लेकिन पावर स्पेस पे भी आपको आज एक प्रॉफिट बुकिंग देखी। एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अब शायद थोड़ी सी पावर की डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से हमने वहाँ पर भी ड्रैगर्स देखे। लेकिन आप अगर बैंकिंग स्पेस की बात करें तो बैंक्स ने पूरा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की, रेजिलिएंट होने की कोशिश की, और वो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक से। पीएसयू स्पेस से कहीं से सहारा नहीं था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, चाहे वो एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो या फिर एचडीएफसी बैंक हो, वहाँ पर आपको फिर भी थोड़े बहुत सस्टेन करते हुए दिखाई दिए बाइंग के बाउट्स। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी सपोर्ट नहीं दे पाया, लेकिन एटलीस्ट बैंक निफ्टी हरे निशान में क्लोज ज़रूर हुआ है। और आप एचडीएफसी बैंक को भी देखेंगे, वो भी हरे निशान में क्लोज हुआ। कोटक बैंक ने भी अपनी स्ट्रेंथ यहाँ दिखाई, उसको बनाए रखा। कुछ और काउंटर्स जहाँ पर आपने क्लियरली हावी देखा, लूजिंग साइड पर रहे आपको बजाज ट्विंस, दोनों ही एलएनटी के रिजल्ट्स हैं, वहाँ पर आपको लॉसेस दिखे। एनटीपीसी जैसे से अभी शेयर की पावर स्पेस में थोड़े से यहाँ पर आज प्रॉफिट बुक्स होते हुए दिखाई दिए, आपको एनटीपीसी भी उसी तरफ दिखाई दिया। और मिड कैप लूजर्स में आपको जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सीईएससी, यहाँ पर भी आपको
ड्रैगर्स देखने को मिले। इंडिया बुल्स हाउसिंग वहाँ पर रिजल्ट से पहले आज एक बड़ा डेंट देखने को मिला और एफएनओ में आपको क्लियरली केमिकल स्पेस और गैस डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स वहाँ पर आपको बाइंग आउट देखने को मिला। बिल्कुल। और सुंदरम एएमसी के एमडी सुनील सुब्रमण्यम का कहना है कि महंगाई के डर की वजह से बाजार में करेक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में निवेशकों को खरीदारी के बेहतर मौके तलाशने चाहिए। फेड ने भी और आरबीआई ने भी बहुत एग्रेसिव से रेट हाइक और लिक्विडिटी क्रंच का एक डिसीजन लेके इम्प्लीमेंट किया है, तो दे आर एक्टिंग वेरी प्रॉम्प्टली। तो मेरे ख्याल में सेकंड चीज ये है कि ये इन्फ्लेशन का प्रेशर जो है ना, ज्यादातर आप देखेंगे सप्लाई साइड से आ रहा था, राइट। ऑयल प्राइसेस की हाइक के कारण, गोल्ड, स्टील, ये कमोडिटीज जो है उनकी प्राइस के कारण होता है, और ओवरऑल एक फूड इन्फ्लेशन जो इंटरनेशनली आ रहा था। तो इस चीज के अंदर जनरली इंटरेस्ट रेट हाइक उसको अफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज उनके लिए शायद कमोडिटी में जो भी बोरो करके निवेश कर रहे हैं और उसको दाम बढ़ा रहे हैं एक ट्रेडर्स, उनका कूलिंग ऑफ हो जाता है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कॉस्ट बढ़ती है तो उनके भी प्रॉफिट मार्जिन में असर आ जाएगा। तो ये एक तरफ। सेकंड, मोर इंपॉर्टेंटली लिक्विडिटी की टाइटनिंग जो टेपरिंग कर रही है, और आरबीआई भी जो लिक्विडिटी को सीआरआर हाइक से कम करवा रही है, वो एक बड़ा चीज है। बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ लिक्विडिटी कमोडिटी ट्रेडर्स जाके उसको स्पेकुलेटिव एक्शन नहीं कर सकते हैं फॉरवर्ड्स मार्केट में, तो ये कूलिंग ऑफ डेफिनेटली जरूर इंपैक्ट आएगा। तो ये जो टाइम फ्रेम है जो इक्विटी में करेक्शन आ रही है इस इन्फ्लेशन के डर की वजह से, वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी, जहां पे ज्यादा करेक्शन हो वो एक्चुअली एग्जामिन करना चाहिए कि क्या ये सही तरह की बाइंग अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट। तो दिक्कतें कई हैं बाजार में, और उसका एक स्नैपशॉट देखने को भी मिला। बाजार ने जब आज 16,000 का लेवल तोड़ा, हालांकि वहां से एक रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन ये कितना बड़ा साइन है? यहां से मंदी शुरू होगी या फिर अब रिकवरी की उम्मीद की जानी चाहिए? पूछते हैं। हमारे दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अविनाश गोरक्षकर और विनय रजानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। विनय, पहला सवाल आपसे होगा, क्योंकि टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से 16,200 की बात पहले की जा रही थी, अब 16,000 का लेवल हमने ब्रेक किया और वहां से एक बड़ा रिबाउंड देखने को मिला। आपको लगता है ये रिबाउंड सस्टेनेबल है या फिर और मंदी देखने को मिलेगी अभी निफ्टी में? जी, गुड इवनिंग। तो अच्छा खासा फॉल हमने रीसेंट टॉप से देखा था। 18,115 का टॉप हमने अप्रैल मंथ में देखा था और उधर से करीबन 2100 पॉइंट की निफ्टी में फॉल आया है। काफ़ी लोगों के लिए ट्रेडिंग में एक सरप्राइजिंग फॉल रहा है। काफ़ी ओवरसोल्ड होने के बाद भी मार्केट लगातार गिरता जा रहा है और निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप तो ऑल टुगेदर डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। तो हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी में इतनी वीकनेस नहीं है, फिर भी ऐसा अभी कोई कंफर्मेशन की साइन चार्ट्स पे नहीं दिख रहे, जिसके बेसिस पे मैं आपको ये बताऊं कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया। हालांकि आज के सेशन में नीचे के लेवल से करीबन 200 पॉइंट से भी ज्यादा रिकवरी हमने निफ्टी में देखी है और 16,000 के अराउंड इसने सपोर्ट लिया है, बट फिर भी अभी निफ्टी अपने 5 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग की एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जो सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी अभी निफ्टी नीचे ट्रेड कर रहा है, बट ब्रेथ को देख के ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि थोड़ा बहुत पुल बैक रैली या शॉर्ट कवरिंग रैली ड्यू है मार्केट में बिकॉज ऑफ द ओवरसोल्ड सिनारियो स्पेशली इन द स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई रिवर्सल का केस नहीं बन रहा है, लेकिन पुल बैक और शॉर्ट कवरिंग रैली थोड़ी बहुत आ सकती है बिकॉज ऑफ सम न्यूज, क्योंकि बाजार काफी ओवरसोल्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम 16,400 16,500 तक का पुल बैक देखें और बाद में हम बड़ा व्यू बनाएं। तो एज ऑफ नाउ इतना लंबा व्यू मैं नहीं बना रहा हूं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो ऐसा लग रहा है कि पुल बैक की तैयारी कर रहा है। तो आज का लो आपका स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस हो गया है, सपोर्ट हो गया है। तो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 16,000 वी कैन एक्सपेक्ट सम रिकवरी इन द मार्केट और रिकवरी 16,500 16,600 तक भी हो सकती है। तो रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट अ पुल बैक और शॉर्ट कवरिंग रैली इन द निफ्टी। 16,600 तक का एक पुल बैक जरूर आ सकता है, रिवर्सल नहीं दिख रहा है। अविनाश, आपको क्या लगता है? महंगाई की बात बहुत समय से चल रही है, ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं, ये सबको पता था। मैक्रो फैक्टर्स में ऐसा कुछ बदलाव हुआ नहीं है। जो रशिया यूक्रेन का वॉर है वो लंबे समय से चल रहा है, क्रूड हाई है। मैं ये लिस्ट बढ़ती चली जाएगी, मैं बोलता चला जाऊंगा, लेकिन सवाल मेरा ये है कि अचानक बाजार को ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो फॉल है वो बढ़ता चला जा रहा है? सौमित्र, गुड इवनिंग। मुझे लग रहा है कि देखिए, जो पहला और सबसे बड़ा फैक्टर जो मार्केट्स को खींच रहा है वो बेसिकली करेंसी फैक्टर है। हमने डॉलर इंडेक्स 20 साल के हाई पे देखा है, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, रुपया वीक हो रहा है। तो ये जो करेंसी का फैक्टर है ये अभी तक मार्केट में पूरी तरह से प्ले आउट नहीं हुआ था। हम देख रहे हैं कि एफआईएस भी काफी बड़ी मात्रा में एफआईएस कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। तो ये जो करेंसी का फैक्टर है ये मुझे लग रहा है कि काफी समय के बाद अभी प्ले आउट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात,
इन्फ्लेशन का जो ट्रेजेक्टरी है वो अभी शुरुआत हो चुकी है, इन्फ्लेशन आगे भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स और भी आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में पहले तो 18,000 के लेवल पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस तो था ही, बट निचले लेवल पे 16,000 का जो लेवल था वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो मार्केट ने तोड़ा है। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स में रिवर्सल आएगा। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट के साइड से कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट आती है या कोई रेगुलेटरी अनाउंसमेंट आती है, तो हो सकता है मार्केट्स को थोड़ा एक रिलीफ रैली मिले। बट डेफिनेटली आने वाले 1-2 क्वार्टर्स कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी थोड़े से तकलीफ भरे रहेंगे। लेकिन करेंसी का जो फैक्टर है वो पूरी तरह से अभी कंपनीज के अर्निंग्स पे प्ले आउट नहीं हुआ है। क्योंकि अगर डॉलर बढ़ता है, रुपया वीक होता है, तो जो कंपनीज फॉरेन डेट के ऊपर बैठी है और जिनका बिल्कुल कोई एक्सपोर्ट नहीं है, उनको तो करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से ये सारे फैक्टर्स मेरे ख्याल से सौमित्र प्ले आउट हो चुके हैं और ऑब्वियसली ग्लोबल हेडविंड्स भी इंपॉर्टेंट है। डाउ की जिस प्रकार से वोलेटिलिटी हमने देखी है, नास्डैक की देखी है, तो इसका भी प्रभाव हमारे मार्केट्स पे हो चुका है। करेक्ट, करेंसी का एक फैक्टर ज़रूर है, बिल्कुल जैसा आप बता रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी वीक हो गया है इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले, और अब देखना यह है कि यहाँ से आगे स्थिति क्या बनती है। चलिए, फिलहाल दोनों मेहमान मेरे ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में तो दबाव बाजार में देखने को मिलेगा ही, आपको एक पुल बैक ज़रूर देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी ऐसे कोई बहुत बड़े साइंस नहीं दिख रहे हैं कि यहाँ से बहुत तेज़ी देखने को मिले। तो स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले एक खबर बताते हैं आपको कि कल टाटा मोटर्स के नतीजे आने वाले हैं मार्च महीने के। JLR की आय जो है वो करीब 20% घटने की आशंका है, वहीं कमर्शियल व्हीकल कारोबार में 20% ग्रोथ की उम्मीद है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे? मेरी सहयोगी सृष्टि जुड़ रही है मेरे साथ। सृष्टि, क्या डिटेल्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है बाजार की इस समय टाटा मोटर्स के नतीजों से? तो इस बार टाटा मोटर्स के प्रदर्शन की बात करें तो हम जानते हैं कि सभी डिविजन्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इनके JLR वॉल्यूम्स इंप्रूव हुए हैं और भारतीय कारोबार में जो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कंपनी लगातार बोलती है कि इनकी डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर सप्लाई चेन की कंस्ट्रेंट की दिक्कतों के चलते वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, जिसका असर हमें इनके फाइनेंशियल्स पे भी देखने को मिलेगा। बट तिमाही दर तिमाही सभी सेगमेंट्स के जो मार्जिन हैं वो इम्प्रूव होने की हम उम्मीद कर रहे हैं। जी हाँ, अगर YOY नंबर्स देखे जाएं तो वहाँ पे लोअर वॉल्यूम्स के चलते असर ज़रूर देखने को मिलेगा। कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा डेट है जो कि धीरे धीरे करके वो कम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो इनके फाइनेंशियल्स को जो है असर ज़रूर करेंगे। अब इनके आय आंकड़ों की बात करें तो इस बार हम करीब 82,000 की इनकी आय की उम्मीद कर रहे हैं, जहाँ पे इनका EBITDA जो है वो 8700 करोड़ पे आसपास रहना चाहिए। इनके मार्जिन अगर देखे जाएँ तो तिमाही दर तिमाही वहाँ पे 1 परसेंटेज पॉइंट्स की हमें सुधार की उम्मीद है। 10.6% हमारा अनुमान है। और आखिरी में मुनाफे का अगर फिगर देखें तो वहाँ पे एनालिस्ट के अनुमान में काफ़ी बड़ी रेंज निकल कर आ रही है और हमारा ET नाउ स्वदेश में उम्मीद है कि 415 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा रहना चाहिए। सभी सेगमेंटल परफॉर्मेंस प्रदर्शन जो है वो तिमाही दर तिमाही सुधरना चाहिए, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं। पर नज़र ज़रूर रखना होगा कि कंपनी JLR की बॉटम लाइन में क्या जो है नंबर पेश करती है, क्योंकि उन्होंने उम्मीद जताई थी कि वहाँ पे आंकड़ा सुधरता हुआ नजर आना चाहिए। और साथ ही स्टैंड अलोन कारोबार में उनका टारगेट था कि वो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाए, वहाँ पे किस तरीके से प्रदर्शन रहेगा वो नज़र रखनी होगी। करेक्ट। अविनाश, क्या व्यू है टाटा मोटर्स पर फिलहाल? पिछले 3 महीने देखें या 6 महीने देखें, कंपनी ने रिटर्न तो बहुत अच्छे दिए नहीं हैं और 380 के लेवल पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। कैसे अप्रोच करेंगे टाटा मोटर्स को फिलहाल आप? सौमित्र, मुझे लग रहा है कि देखिए टाटा मोटर्स के नंबर्स में जिस प्रकार का प्रॉफिट का अनुमान है, उससे कहीं ज्यादा मार्केट एक्सपेक्ट करेगी कि JLR के बिजनेस में किस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल आने की उम्मीद है, यहाँ पे वॉल्यूम्स कैसे बढ़ेंगे और ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर चिप्स का जो इशू है वो कितनी जल्दी सॉर्ट आउट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एनालिस्ट ये भी देखेंगे कि कर्जे को लेके कितनी डेट रिपेमेंट हुई है, ऑब्वियसली फ्री कैश फ्लो कितना जनरेट हुआ है। एटलीस्ट आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए हेडविंड्स काफी डिफिकल्ट है। क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स की अवेलेबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाला फर्स्ट हाफ FY23 का थोड़ा चैलेंजिंग हो और उसके बाद होपफुली एक रिकवरी आए। तो मैं समझता हूँ जिनको लंबी अवधि के लिए शेयर खरीदना है, रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा एक बार मैनेजमेंट कमेंट्री आने दीजिए, उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ा सा अगर हल्के भाव पे या निचले भाव पे शेयर मिलता है तो इसको एक्यूमुलेट करें। मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY23 से अच्छी खासी अपसाइड यहाँ पे पॉसिबल लगेगी कि काफी समय से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो कोई भी अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो स्टॉक में एक अच्छा बाउंस आपको देखने को मिलेगा और होपफुली सितंबर के बाद, दैट इज सितंबर 22 के बाद, आई थिंक रिकवरी विल बी मच फास्ट।
तो नतीजा आने दीजिए, मैनेजमेंट कमेंट्री सुन लीजिए, उसके बाद अगर स्टॉक कुछ और कमजोर होता है तो वहां से आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। व्यू आपका लंबा होना चाहिए। टाटा मोटर्स पर ये कॉल तो क्लियर है। एक और दिग्गज कंपनी L&T के भी नतीजे आने वाले हैं कल। यहां पर हम देख रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और महंगे कच्चे माल की वजह से कंपनी की मार्जिन पर दबाव की संभावना जताई जा रही है। और क्या अनुमान है, जानने के लिए चलेंगे मेरे सहयोगी शरद दुबे के पास। शरद, बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है L&T से? L&T के चौथे तिमाही के नतीजे पे फोकस रहेगा और यहाँ पे जो है अनुमान है कि पैट में ग्रोथ लगभग 15% का रहेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो रेवेन्यू है यहाँ पे 13% का ग्रोथ का अनुमान है। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी दबाव ज़रूर रहेगी, 110 बेसिस पॉइंट्स का, लगभग 12.1% का जो है एक्सपेक्टेशंस है। अब रेवेन्यू में ग्रोथ जो होगी 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के होंगे, वो होंगे IT, इंफ्रा और हाइड्रोकार्बन के। और इसके याद रखिएगा कि ये जो एक सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है इंफ्रा कंपनीज़ के लिए, ऑफकोर्स हायर एग्जीक्यूशन भी रहेंगे और आगे जाते हुए जो मार्जिन्स में जो इनपुट कॉस्ट के कारण जो है दबाव देखने मिलेगा। ऑर्डर इनफ्लो जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो लगभग 70 से 80 हज़ार करोड़ का अनुमान है। अब ये ग्रोथ जो है लो टू मिड टीन डिजिट ग्रोथ का जो है एक्सपेक्टेशंस है, और ग्रोथ आपके इंफ्रा डिफेंस में भी दिखेगा। हालांकि रेवेन्यू डिक्लाइन जो है आपको दिखेगा हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में लगभग 3% का, और ENC सेगमेंट में 10% का ग्रोथ देखने मिलेगा। वर्किंग कैपिटल हुआ, कमोडिटी कॉस्ट हुई, और जो कैश फ्लो मैनेजमेंट होती है प्रोजेक्ट्स की, ये 3 इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल्स रहने वाले हैं। और जो FY22 के जो गाइडेंस है उस हिसाब से जो है मैनेजमेंट लास्ट टाइम कहा था कि वो पॉजिटिव हैं डील पाइपलाइन को लेके। हालांकि जो टाइमलाइन की कंसर्न्स हैं, जिस तरह कंप्लीट होती है प्रोजेक्ट्स, उस पर जो है ध्यान रहेगा। और आखिर में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 से लेके 20% तक का जो है टॉप लाइन ग्रोथ मेंटेन रहेगा। ओके, तो वो एक्सपेक्टेशन है L&T के नतीजों से। आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक करीब 2 से 2.5% नीचे रहा है 1570 के भाव पर, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पिछले 3 से 6 महीनों में कोई अच्छे रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। विनय, आपको लगता है कि कोई केस बनता है? रिजल्ट्स आने दीजिए एक बार कमेंट्री, जैसा कि टाटा मोटर्स के केस में भी है, और एक कॉमन ये अप्रोच होना चाहिए किसी भी ट्रेडर का या इन्वेस्टर का कि जब रिजल्ट सामने हैं तो आप पहले एक बार कमेंट्री सुन लें मैनेजमेंट की। लेकिन प्योरली चार्ट्स के बेसिस पर कहीं आपको ऐसा लगता है कि लार्सन एंड टूब्रो में 1570 के आसपास कोई अपॉर्चुनिटी है? जी, अगर चार्ट की बात करें तो ट्रेंड क्लियर कट वीक है। अगर हम मूविंग एवरेज का सेटअप देखें तो स्टॉक अपने 20, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। दैट इटसेल्फ शोज कि ये स्टॉक पोजिशनली डाउन ट्रेंड में है। और दूसरी तरफ से देखें तो इसका जो टॉप बना था 18 जनवरी को, जो था करीबन 2100 के करीबन टॉप बना था। 2100 से 1570 के लेवल, मतलब करीबन 25% का फॉल हम ऐसी लार्ज कैप कंपनी में, दिग्गज कंपनी में देख चुके हैं। और मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूं तो मेरे हिसाब से 1500, जो 2019 में इसने एक मेजर टॉप बनाया था 1500 के करीबन, और दूसरे एक इंटरमीडिएट टॉप्स, बॉटम्स, स्विंग हाइज, लोज हैं, जो ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिटवीन 1500 टू 1550। तो 1500 से 1550 की जो रेंज है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक 25%, 26% गिरने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट ले ले और एक बाउंस बैक दिखाए। हालांकि इससे इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल नहीं माना जाएगा, लेकिन एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक पुल बैक रैली दिखा, और पुल बैक कैन बी 8 to 10% ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल पे पैनिक नहीं करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। इट हैज रीच्ड टू द लॉन्ग टर्म सपोर्ट। 1500-1550 की रेंज बहुत क्रूशियल सपोर्ट रेंज है, और वहां से हम 8 से 10% का उछाल एनी टाइम देख सकते हैं। रिकवरी की वजह से भी हो सकता है या तो रिजल्ट्स की वजह से भी हो सकता है। नाउ अब तो बेसिकली 25% फॉल के बाद मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसमें कुछ पैनिक करके सेल कर दिया जाए। ओके, तो पैनिक करके सेल तो नहीं करना चाहिए, वो स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर एक पुल बैक की उम्मीद जरूर की जा सकती है L&T में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने एथेनॉल प्लांट्स के साथ एक खास करार किया है। इस करार के तहत एथेनॉल प्लांट्स इन OMCs को ब्लेंडिंग के लिए एथेनॉल की सप्लाई करेंगी। और जानकारी के लिए चलेंगे मेरी सहयोगी खुशबू तिवारी के पास। खुशबू, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? पेट्रोल में इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग को लेकर लक्ष्य तय किए हैं सरकार ने, उसमें एक बड़ा पुश मिला है। आज जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं जैसे BPCL, IOC और HPCL, इन्होंने एक लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत जो नए इथेनॉल ब्लेंड के प्लांट्स आ रहे हैं उनके साथ ये करार किया गया है। इन्हीं के साथ ये LTP का करार किया गया है। दरअसल E20 जिसे कहा जाता है, यानी सरकार का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है 2025 तक एडवांस कर दिया गया है, उसे 20% ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल में। और
इसी के लिए ये नई स्कीम, ये नया एग्रीमेंट किया गया है। एग्रीमेंट में 3 बैंक भी शामिल हैं, SBI, IOC और साथ ही साथ इंडियन बैंक भी एग्रीमेंट के अंदर शामिल है। दरअसल 2025 तक का जो लक्ष्य रखा गया है 20% ब्लेंडिंग का, उसके हिसाब से इंडिया के लिए ज़रूरत होगी 1000 करोड़ लीटर से ज़्यादा के इथेनॉल की ज़रूरत होगी ब्लेंडिंग के लिए। और अगर अभी मौजूदा जो उपलब्ध है इथेनॉल, उसको अगर कंपेयर किया जाए तो डेफिसिट यानी जो हमारे पास कमी है 650 करोड़ लीटर के इथेनॉल की कमी है। इसलिए नए प्लांट्स लाए जा रहे हैं। अभी 5 नए प्लांट्स आएंगे बिहार और मध्य प्रदेश में, जिससे 23 करोड़ लीटर की सालाना आपूर्ति होगी। शुक्रिया खुशबू। तो यहाँ पर सरकार का एजेंडा जो है वो, जो लक्ष्य है वो पूरी तरह से क्लियर है कि वो इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं। 20% तक का लक्ष्य है 2025-26 तक। और अभी कल ही खबर आई थी कि जो 10% का लक्ष्य था वो इस साल के अंत तक का था, वो अभी ऑलरेडी पूरा हो चुका है। तो शुगर कंपनीज के लिए ये जाहिर तौर पर एक अच्छी बात होती है। लेकिन अविनाश, मैं आपसे इस समय प्राइमरी मार्केट पर एक सवाल पूछना चाहूँगा। कई सारे IPOs खुले हुए हैं, आई एम श्योर आपने स्टडी तो किए ही होंगे। डिलीवरी का IPO क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं आप इस समय क्लाइंट्स को, लेना है कि नहीं लेना है? नहीं, मैं समझता हूँ कि सौमित्र, देखिए, जो निवेशकों को लिस्टिंग गेन्स डिलीवरी से चाहिए, वो निवेशकों को हम अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे ख्याल से देखिए, डिलीवरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक प्लेयर है जो बहुत ही बड़ी ऑपरेटिंग एरिया में काम कर रही है। और इनका जो जो बिजनेस मिक्स है, दैट इज ई-कॉमर्स है, उसके बाद बाकी काफी B2B बिजनेस सेगमेंट्स है, वहाँ पे काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। इन्होंने काफी टेक्नोलॉजी का यूज भी किया है। मेरे हिसाब से अगर किसी को लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है तो ही इसमें अप्लाई करे। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि लिस्टिंग गेन्स कोई ज्यादा आए नहीं, लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए कोई अप्लाई करना चाहे तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा पैसा लगा सकते हैं। बट इसमें एक बात याद रखिए कि लिस्टिंग गेन्स शायद इतने ना आए, तो वो बात ध्यान में रखें अगर आपको निवेश करना। ओके, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया अविनाश। यहाँ पर लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर आपका नज़रिया है, अगर आप बुलिश हैं इस पूरे सेक्टर पर और इस कंपनी पर, तो आप लंबी अवधि के लिए ज़रूर डिलीवरी के IPO में पैसा लगा सकते हैं। एक बड़ा IPO खुला हुआ है इस समय बाजार में। चलिए, वक्त हो गया हमारे मेहमानों से जानने का कि कौन से हैं वो शेयर्स जो कल के ट्रेडिंग सेशन में और आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा दिला सकते हैं निवेशकों को। वक्त है VIP शेयर्स का। विनय, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए कौन से आइडियाज आज आप लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए? जी, मैंने 2 स्टॉक चुने और दोनों लॉन्ग साइड के हैं। और ऐसे माहौल में रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि स्टॉक ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट का माहौल काफ़ी बेरिश साइड का है, बेरिश मूड है और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर लुकिंग वीक ऑन द चार्ट। बट ऐसे माहौल में, ओवरसोल्ड सिनारियो में, ऐसे स्टॉक चुने जो रिलेटिवली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और जिनमें नतीजे भी अच्छे आए थे। तो पहला स्टॉक है ABB के रिजल्ट के बाद रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव थे और मार्केट के अगेंस्ट में स्टॉक ने अपना ट्रेंड को होल्ड रखा है। जो अप ट्रेंड है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडिकेटर ऑसिलेटर्स भी काफी पॉजिटिव हैं। तो ABB को आप लॉन्ग कर सकते हैं 2270 के करीबन। आपका इफ यू आर अ ट्रेडर देन कीप अ स्टॉप लॉस एट 2170 और अपसाइड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक 2470 के टारगेट दिखा सके। जो सेकंड पिक है वो भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक जो टॉप 100-200 कैटेगरी में आता है, वो है टाटा केमिकल। इसके भी काफी नतीजे काफी अच्छे थे और उसके बाद टेक्निकल सेटअप अभी भी इंटैक्ट है। जिस तरह के मार्केट में वीकनेस है उसके सामने ये स्टॉक खड़ा हुआ है। तो टाटा केमिकल का ओवरऑल सेटअप और रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हुए मुझे लग रहा है कि इसको लॉन्ग करके चल सकते हैं। करीबन 988 जहां पे क्लोज आया वहां पे आप ट्रेड लॉन्ग कर ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ट्रेडिंग पोजीशन में 950 का होना चाहिए और अपसाइड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1030 के टारगेट देखें। तो ये जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं दोनों, उसका जो टाइम फ्रेम होगा 2 से 4 सेशन का रहेगा। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है विनय, आपने गिरते बाजार में 2 लॉन्ग कॉल्स दिए हैं। इंपॉर्टेंट बात लेकिन ये है कि चार्ट्स देखना जरूरी है, उनका जो मोमेंटम है, उनका सेटअप है किस तरह का है। ABB और टाटा केमिकल्स दोनों में आप लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉसेस और टारगेट आपके सामने, लेकिन ध्यान रखिए कि 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन तक के लिए ये ट्रेडिंग कॉल्स हैं, इन पर फोकस करना जरूरी है। अविनाश, आपकी तरफ से कौन से कॉल्स होंगे आज? सौमित्र, मेरे पास 2 कॉल्स है। पहली कंपनी जो है वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और कंपनी का नाम है PSP प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। अभी ये कंपनी बेसिकली पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छा काम कर रही है, इनफैक्ट गुजरात बेस्ड है। सबसे बड़ी बात सौमित्र, ये कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, नेट कैश पॉजिटिव है, करीबन 2000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और इस साल कंपनी करीबन 1600 करोड़ का रेवेन्यू और करीबन 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी, करीबन 40 रुपए की अर्निंग आएगी। तो करंट ईयर्स के नंबर्स पे वैल्यूएशंस बहुत सस्ते लग रहे हैं।
हमको लग रहा है कि आने वाले साल 1.5 साल में ऑर्डर बुक विजिबिलिटी तो बहुत स्ट्रांग ही है, लेकिन मार्जिन्स भी काफी अच्छे हैं और यहाँ से हमको लग रहा है कि करीबन 625 630 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो विजिबिलिटी होने के कारण इसको इस प्राइस पे जरूर खरीद लीजिए। और दूसरा स्टॉक जो है वो बेसिकली एक आईटी कंपनी है जो इंटेल डिजाइन एरिना है, जिन्होंने अपने FY22 के रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर किए। ये इंडिया की एक SaaS कंपनी है, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। बहुत ही उम्दा नंबर्स, 1800 करोड़ का रेवेन्यू और 350 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, 25% के मार्जिन है। कंपनी ये भी कर्जा मुक्त है और आईटी स्पेस में बहुत वेल नोन है, नॉट ओनली इंडिया में लेकिन यूएस एज वेल एज यूरोपियन मार्केट्स में। यहाँ पे भी ऊपरी लेवल से स्टॉक काफी गिरा है और मैं समझता हूँ कि ये नेगेटिविटी एक्चुअली फंडामेंटल से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें भी एक थोड़ा सा निवेश अगर कोई करता है तो 12 से 15 महीने में 740 750 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छा विकल्प है जो मुझे लग रहा है कि ऐसे खराब बाजार में आपको क्वालिटी स्टॉक्स और क्वालिटी बिजनेसेस पे बेट करना चाहिए। तो ये दो स्टॉक्स मेरी तरफ से। बिल्कुल सही आपने कहा यहाँ अविनाश कि खराब बाजार में आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए और क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए, जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू अच्छा दिखाई देता है। तो 12 से 15 महीने तक का टारगेट है यहाँ पर। पीएसपी प्रोजेक्ट और इंटेलेक्ट डिजाइन, ये दो स्टॉक्स अविनाश की तरफ से, इन दोनों पर भी आप फोकस करके इन्हें अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं शामिल। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश और विनय समय निकालकर आज इस शो में शामिल होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीयों ने शेयर बाजार की अपनी समझ काफी अच्छी बना ली है। कई अनुभवी निवेशक और सफल स्टॉक पिकर भी बन गए हैं। ईटी नाउ स्वदेश आपको यानी हमारे दर्शकों को अपने स्टॉक चुनने के कौशल को प्रदर्शित करने का और ये साबित करने का मौका दे रही है कि वास्तव में आप रखते हैं शेयर बाजार की नब्ज पर कड़ी पकड़ और आप हैं एक सटीक निवेशक। BSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और ईटी नाउ स्वदेश प्रस्तुत कर रहे हैं सेंसेक्स का सुपरस्टार, एक अनोखी प्रतियोगिता जहां आपको अपना खुद का सेंसेक्स बनाकर बेहतरीन रिटर्न जनरेट करना होगा। अधिक जानकारी के लिए 56161 पर SKS लिखकर SMS कीजिए या फिर जाइए www.sensexkasuperstar.com और एक्साइटिंग इनाम जीतने का मौका पाइए।